नमस्कार। जियोपॉलिटिकल तमाशा के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बांग्लादेश और म्यांमार के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के अंदर आने वाले महीनों में चुनाव होने वाले हैं और साथ में बांग्लादेश में पिछले एक दो हफ्ते में काफ़ी सारी इवेंट्स हुई हैं जो एंटी इंडियन लग रही हैं दिखने में, और उनका क्या असर पड़ने वाला है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, क्योंकि ये दोनों के दोनों कंट्रीज़ इंडिया के ईस्ट में सिचुएटेड है और इंडिया का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके अंदर ये सबसे मेजर कंट्रीज़ हैं और दोनों के साथ हमारा लैंड बाउंड्री लगता है। तो म्यांमार और बांग्लादेश में जो सिचुएशन ख़राब हो रखी है पिछले कुछ सालों में, उसका भारत के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है और स्पेशली इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसको क्या इम्पैक्ट होने वाला है इन चीज़ों से, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश में अभी अनाउंसमेंट हुई है कि फरवरी महीने के अंदर चुनाव होंगे, क्योंकि 2024 में बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हुई थी जिसके बाद शेख हसीना को पावर छोड़ के जाना पड़ा था और उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी मोहम्मद यूनिस साहब के अंडर। और जब से मोहम्मद यूनिस साहब आए हैं पावर में इंटरिम गवर्नमेंट के हेड बन के, तब से ही इंडिया के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो इस्लामिस्ट पार्टीज़ हैं और जो प्रो पाकिस्तान सेंटीमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा राइज हो गया है आफ्टर द फॉल ऑफ शेख हसीना, क्योंकि प्रोटेस्टर्स ने इसी प्रिटेक्स के ऊपर शेख हसीना को पावर से हटाया था कि शेख हसीना की जो सरकार है वो करप्ट है, वो डिक्टेटर की तरह बिहेव करती हैं, अपोजिशन को चुनाव में पार्टिसिपेट फ्री एंड फेयर तरीके से चुनाव नहीं लड़ने देती हैं, और फाइनली वो प्रो इंडियन है। तो ये सारे सेंटीमेंट मिलके एक जो प्रोटेस्ट हुआ था 2024 में जुलाई के महीने में, उसके बाद शेख हसीना को पावर छोड़ के जाना पड़ा था। और पावर से जाने के बाद से मोहम्मद यूनिस जी जो हैं उन्होंने हमेशा ही एंटी इंडियन स्टेटमेंट्स ही दी हैं, क्योंकि लास्ट मंथ भी अगर आपको याद हो नवंबर में एक टर्किश डेलीगेशन आया था, क्योंकि इंडिया और टर्की के रिलेशन अच्छे नहीं हैं जब से एर्डोगन साहब पावर में आए हैं टर्की के अंदर, क्योंकि टर्की हमेशा ही एंटी इंडियन स्टांस लेता है। वो यूएन में कश्मीर की बात करता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो वॉर चली हुई थी उसमें पाकिस्तान को सारे ड्रोन्स टर्की ने ही प्रोवाइड कराए थे। तो टर्की एक क्लोज पार्टनर है पाकिस्तान का और अपने आप को लीडर दिखाता है इस्लामिक वर्ल्ड का। तो टर्की के साथ इंडिया के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं जितने इजराइल, ईरान और सऊदी अरेबिया, कतार और यूएई जैसी कंट्रीज़ के साथ हैं मिडिल ईस्ट में। तो टर्की हमेशा ही एंटी इंडियन होता है। और लास्ट मंथ जो नवंबर में टर्किश डेलीगेशन आया था बांग्लादेश में, उन्होंने उस टाइम पे मोहम्मद यूनिस ने उनको एक बुक दी थी द आर्ट ऑफ ट्रायम्फ नाम से। उस बुक के अंदर जो उन्होंने मैप दिखा रखा था वो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप था। तो उस मैप के अकॉर्डिंग ये था कि बांग्लादेश जो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे आसाम, वो सारे के सारे बांग्लादेश के पार्ट है उस मैप के अकॉर्डिंग, और कुछ म्यांमार के भी स्टेट्स लाइक रखाइन स्टेट, इन सारे स्टेट्स को ग्रेटर बांग्लादेश का पार्ट दिखाया गया। तो ये एक तरह से प्रोवोकेशन है इंडिया के अगेंस्ट, और वो कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट एक लैंड लॉक रीजन है और उसको एक्सेस अगर चाहिए सी का तो बांग्लादेश ही उनका एक रास्ता है। तो बेसिकली मोहम्मद यूनिस साहब ऐसी स्टेटमेंट देके या उनके सपोर्टर्स ऐसी स्टेटमेंट देके एंटी इंडियन सेंटीमेंट्स को बढ़ा रहे हैं बांग्लादेशी सोसाइटी के अंदर, और इंडिया ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी दर्ज किया। लेकिन मैं आज इस बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सबको पता है ये मोहम्मद यूनिस पिछले 1.5 साल से क्या कर रहे हैं और क्यों इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते खराब हो रहे हैं, क्योंकि वो एंटी इंडियन स्टेटमेंट देने से बाज नहीं आ रहे हैं, बारी बारी कुछ ना कुछ इंडिया के अगेंस्ट बोल रहे हैं, या वो या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग, या पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान में जो बांग्लादेश में जो पब्लिक है। तो ये सारे के सारे एंटी इंडियन सेंटीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं आज बांग्लादेश की इसलिए बात कर रहा हूँ कि बांग्लादेश में लास्ट वीक एक स्टूडेंट लीडर हैं ओस्मान हादी, जो एंटी इंडियन स्टेटमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, वो हमेशा इंडिया के अगेंस्ट ही बातें करते हैं, उनको असैसिनेट कर दिया कुछ शूटर्स ने। तो उसके बाद से वो शूटर भागे, अभी तक पुलिस को मिले नहीं है, और वहाँ पर प्रोटेस्टर्स ने ये इल्ज़ाम लगाया कि इन शूटर्स ने बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में घुस गए हैं और वहाँ उनको सेफ हेवन प्रोवाइड कर रही है इंडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज, और साथ में वो अवामी लीग से एसोसिएटेड थे जिन्होंने उस स्टूडेंट लीडर ओस्मान हादी का असैसिनेशन किया है। तो ओस्मान हादी को मारने वाले अवामी लीग से जुड़े हुए हैं और इंडिया में उनको सेफ हेवन मिल रहा है। उसके बाद प्रोटेस्टर्स बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में इकट्ठे हो जाते हैं जो ओस्मान हादी के असैसिनेशन का विरोध कर रहे थे, और उन्होंने इंडियन हाई कमीशन के आगे जाकर नारे लगाए इंडिया के अगेंस्ट और बहुत सारे पुतले भी जलाए। तो उसके बाद से इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने बांग्लादेश हाई कमिश्नर को बुलाया, तलब किया, और उनको समन करने के बाद उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट दर्ज कराई कि ये जो हो रहा है बांग्लादेश में इंडिया के इंटरेस्टों के खिलाफ, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ये ओस्मान हादी वाली किलिंग के बाद इंडिया के रिलेशन फिर से एक बार इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन फॉर फ्रंट पे आ गए हैं। उसके बाद एक न्यूज़पेपर है डेली स्टार, उसको भी जला दिया वहाँ बांग्लादेश में प्रोटेस्टर्स ने। वो ये कह रहे हैं कि ये जो न्यूज़पेपर है इसका हमेशा ही सेकुलर और प्रो इंडिया व्यू रहता है।
तो इसलिए भी उस न्यूज़पेपर को टारगेट किया गया। तीसरा मेजर जो इवेंट हुआ है पिछले 1-2 वीक में, वो है दीपू चंद्र दास नाम के हिंदू थे, बांग्लादेशी हिंदू। उनको लिंच कर दिया वहाँ पब्लिक ने इस एलिगेशंस के ऊपर कि उन्होंने ब्lasphemy की है और इस्लाम के अगेंस्ट डेरोगेटरी टर्म्स का यूज़ किया है। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें, तीनों के तीनों इंसिडेंट एक चीज़ दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर इस्लामिस्ट, प्रो इस्लामिस्ट जो पार्टीज़ हैं और जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सेंटर स्टेज ले चुका है बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के अंदर। और मोहम्मद यूनिस साहब के अब इतनी बस की या कंट्रोल में नहीं है कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। तो ये जो प्रो इस्लामिस्ट पार्टीज़ हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हो जो 1971 वॉर के टाइम भी बांग्लादेश के अगेंस्ट थी और पाकिस्तान का सपोर्ट कर रही थी, वैसी पार्टीज प्रोमिनेंट होती जा रही हैं। वहाँ एक और मेजर पार्टी है बीएनपी, जो मैंने अपने पहले वाली एक वीडियो भी बनाई थी बांग्लादेश के बारे में, उसमें समझाया था बांग्लादेश का पॉलिटिकल सीन क्या है। वहाँ पर 2 मेजर पार्टीज हैं, अवामी लीग और बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। तो जो खालिदा जिया जो उसकी लीडर थी बीएनपी की, उस पार्टी का जीतने का इस इलेक्शंस में, जो फरवरी मंथ 2026 में होंगे इलेक्शंस, उनमें जीतने का सबसे ज़्यादा चांस है। लेकिन जमात इस्लामी और ओस्मान आदि जैसे स्टूडेंट एसोसिएटेड जो पार्टीज़ हैं, वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं बांग्लादेश के पॉलिटिकल स्पेस में। और ये जो इन्फ्लुएंस बढ़ रही है बांग्लादेश के अंदर इस्लामिस्ट पार्टीज़ की और इस्लामिस्ट एलिमेंट्स की, ये कहीं ना कहीं एक सिग्नल कर रही है कि ब्रॉडर इस्लामिक कोलिशन बन रहा है, जिसमें टर्की, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व हैं। और वो चाहते हैं कि ये पूरा एंटी इंडियन जो ग्रुप है, इसको इकट्ठा किया जाए और इंडिया के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाए और साथ में इस्लाम को स्ट्रॉन्ग किया जाए बांग्लादेश के अंदर और सेकुलर पार्टीज को कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज किया जाए। तो ये सबसे बड़ा खतरा है जो वहाँ माइनॉरिटीज रह रही है बांग्लादेश में, वेदर दे आर हिंदूज और क्रिश्चियंस या बुद्धिस्ट। तो इन माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर बांग्लादेश जो कि सेकुलर कंट्री था शेख हसीना के टाइम पे, अगर वो फिर से इस्लामिस्ट कंट्री बनता है तो ये उसकी हालत भी पाकिस्तान जैसे ही होगी। क्योंकि पाकिस्तान को भी जब जिन्ना साहब ने बनाया था तो एक सेकुलर कंट्री बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में वहाँ वो इस्लामिस्ट हो गई और मिलिट्री ने इस्लाम का यूज़ करके अपने आप को पावर में बनाए रखा पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्पेस में। सेम बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस और उन जैसे जुड़े हुए लोग ये जो इस्लामिस्ट रेटरिक का यूज़ करके इंडिया को टारगेट करके अपना ही नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश सपने में भी कभी नॉर्थ ईस्ट को नहीं जीत सकता, क्योंकि इंडिया एक स्ट्रॉन्गर मिलिट्री फोर्स और एक पावरफुल कंट्री है। तो बांग्लादेश अगर इंडिया के साथ अपने रिश्ते खराब करेगा तो वो कहीं ना कहीं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि इंडिया का दुश्मन चाइना और पाकिस्तान तो पहले से ही है, और बांग्लादेश और अगर हमारे एंटी होता है तो ये हमारे लिए खराब है। क्योंकि इंडिया ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है बांग्लादेश के अंदर, एनर्जी सेक्टर में या फिर पोर्ट्स के डेवलपमेंट में। तो वो सारी इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएंगी। और टर्की और पाकिस्तान का जो बांग्लादेश के अंदर इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए। क्योंकि इंडिया के साथ वो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वो उसका बिल्कुल बॉर्डर पे लगते हैं। तो इन स्टेट्स के अंदर पहले ही इंसर्जेंसी रही है इंडिया में, और अभी पिछले 1-2 साल से म्यांमार के अंदर, मणिपुर के अंदर हमने देखा कि कैसे कितने सारे लोग मारे गए मणिपुर में, और अभी तक पीस ढंग से रिस्टोर नहीं हुई है मणिपुर में। तो इंडियन गवर्नमेंट को नॉर्थ ईस्ट को स्टेबल रखने के लिए बांग्लादेश और म्यांमार को स्टेबल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बांग्लादेश के अंदर जो ये इवेंट्स हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरह से इशारा कर रही हैं कि बांग्लादेश का फ्यूचर जो है वो इस्लामिस्ट हो सकता है, और सेकुलर पार्टीज़ के लिए वहाँ कोई जगह होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कि जिस हिसाब से हिंदूज़ को टारगेट किया गया है आफ्टर दी रिमूवल ऑफ शेख हसीना, वो एक की स्टडी है कि कैसे माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जाता है इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर, और कैसे माइनॉरिटीज़ को वीक किया जा रहा है बांग्लादेशी सोसाइटी के अंदर। ये बांग्लादेश के लिए भी अच्छा नहीं है और बांग्लादेश की डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इंडिया को इन चीज़ों को कंट्रोल करना होगा और इंडिया को एक क्लियर सिग्नल देना होगा बांग्लादेश को कि अगर आप हमारे नेशनल इंटरेस्ट की तरफ देखोगे तो आपके लिए ये बहुत खतरनाक होने वाला है। क्योंकि आप हमारी तरफ एक नज़र उठाओगे, हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन को, ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिखाओगे, पार्ट दिखाओगे, तो ये इंडिया बर्दाश्त करने वाला है नहीं। और ऊपर से अभी शेख हसीना को उन्होंने डेथ पेनल्टी भी दे दी वहाँ के लोकल कोर्ट्स ने, बांग्लादेश ने, और वो भारत के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि आप शेख हसीना को हैंड ओवर कर दो। तो शेख हसीना को हैंड ओवर करने का कोई सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ पर जो प्रोसेस चल रही हुई है, जुडिशियल प्रोसेस, वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो वन साइडेड है, और वो किसी भी कीमत पे शेख हसीना और उसकी फैमिली को पनिश करना चाहते हैं। तो हम ऐसी कंट्री में शेख हसीना को दोबारा नहीं भेज सकते जहाँ पर उनके राइट्स को लेकर खतरा है, और उनको क्या लीगल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ये अभी तक क्लियर है नहीं। और वहाँ के कोर्ट्स बिल्कुल डेड सेट है अगेंस्ट शेख हसीना और उसकी पार्टी के। उनकी पार्टी को भी बैन कर दिया है, और ये फरवरी में अगर इलेक्शन अवामी लीग के बिना होते हैं और उनका पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं होता है, तो इंडिया को इन इलेक्शंस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। वो जो गवर्नमेंट बनती है उसका अपोज करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश अगर जिस राह पे चला हुआ है तो वो पाकिस्तान के राह पे चला हुआ है, और वो बहुत ज़्यादा गलत है। बांग्लादेश एक प्रोग्रेसिव कंट्री था शेख हसीना और पहले वाली गवर्नमेंट्स के अंडर, और उसका एक अच्छा चांस था क्योंकि वो टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहा था, और अभी ट्रेड वॉर में भी उसको बहुत फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि टेक्सटाइल उनका फ़ायदे में जा रहा था, क्योंकि चाइना जैसी कंट्रीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रखे हैं यूएस ने।
तो बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति है और जो बढ़ती हुई टर्की और पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस है और बढ़ता हुआ एंटी इंडियन सेंटीमेंट है बांग्लादेश के अंदर, वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए खतरनाक है और नॉर्थ ईस्ट रीजन में वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है और चाइना जैसी कंट्रियों को एक नया अलाई दे सकता है साउथ एशियन रीजन के अंदर। दूसरा जो आज हम बात करेंगे वो है म्यांमार की, क्योंकि म्यांमार में भी इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं। 28 दिसंबर को पहले फेज की पोलिंग होगी 100 टाउन्स के अंदर और दूसरे फेज की पोलिंग होगी 11 जनवरी को अनदर 100 टाउन्स के अंदर। अब हम म्यांमार का डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि म्यांमार भी हमारा नेबर है बांग्लादेश की तरह ही और नॉर्थ ईस्ट के साथ उसका बॉर्डर लगता है। और म्यांमार के अंदर हमें पता है कि आंग सांग सूची वो प्रो डेमोक्रेसी लीडर थी म्यांमार के अंदर, क्योंकि म्यांमार के अंदर मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी काफ़ी साल तक और म्यांमार एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंडर चल रहा था। लेकिन 90s और 2000s के डेकेड में जब आंग सांग सूची ने पूरी प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट को खड़ा किया म्यांमार के अंदर, तो मिलिट्री जुंटा जो वहाँ की मिलिट्री है वो जो रूल करती है वहाँ को, बांग्लादेश की सोसाइटी और बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को, उनको सरेंडर करना पड़ा और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना पड़ा, जिसके बाद आंग सांग सूची की जो पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी वो 2015 में पावर में आ गई और आंग सांग सूची को जो हाउस अरेस्ट कर रखा था मिलिट्री ने वो छोड़ना पड़ा। और आंग सांग सूची से हमारे रिश्ते हमेशा इतने क्लोज रहे हैं कि आंग सांग सूची जब उनके फादर को असैसिनेट कर दिया था मिलिट्री ने वहाँ पर, उनके फादर भी हेड थे और बहुत बड़े लीडर थे म्यांमार के आफ्टर इंडिपेंडेंस। और म्यांमार और इंडिया की इंडिपेंडेंस लगभग सेम टाइम पे हुई थी। इंडिया गोट इंडिपेंडेंस इन 1947 और म्यांमार गोट इंडिपेंडेंस इन 1948। लेकिन वहाँ मिलिट्री का ज़्यादा रूल रहा है, इंडिया में कभी मिलिट्री ने इंटरफेयर नहीं किया है पॉलिटिक्स के अंदर। तो मिलिट्री ने उनके फादर को भी हटा दिया था पावर से और उसके बाद आंग सांग सूची की जो एजुकेशन थी वो इंडिया के अंदर हुई थी। तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ थी जब आंग सांग सूची 2015 में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो उनकी पार्टी थी वो म्यांमार में पावर में आ गई। पावर में आने के बाद आंग सांग सूची ने 2020 में जो इलेक्शन हुए उसमें भी री इलेक्ट होगी उनकी पार्टी और फिर से जीत गई। लेकिन आंग सांग सूची के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि वहाँ का जो रखाइन स्टेट है, वहाँ पर जो रोहिंग्या मुस्लिम्स है जो माइनॉरिटीज़ में है, उनके अगेंस्ट जो बुद्धिस्ट ने वायलेंस किया उस स्पेसिफिक प्रोविंस के अंदर, उसके बाद बहुत सारे रिफ्यूजीज रोहिंग्याज बांग्लादेश और इंडिया के अंदर आ गए। और उसके बाद जो आंग सांग सूची की जो एक इमेज थी प्रो डेमोक्रेसी माइनॉरिटीज़ के लिए लड़ने वाली, वो इमेज कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई, क्योंकि आंग सांग सूची बुद्धिस्ट जो कंट्री है म्यांमार, उसमें मिलिट्री में मोस्टली लोग बुद्धिस्ट ही है। और जैसे आंग सांग सूची साइलेंट रही जब मिलिट्री उनको ब्रूटली मार रही थी रोहिंग्या मुस्लिम्स को, उसके बाद आंग सांग सूची की जो क्रेडिबिलिटी थी और इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज थी कि उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ, तो वो कहीं ना कहीं वो इमेज खत्म हो गई उनकी, क्योंकि उन्होंने मिलिट्री को सपोर्ट किया, उसी मिलिट्री को जिस मिलिट्री ने उनके फादर को भी जेल में डाल दिया था। तो आंग सांग सूची 2020 के बाद डिस्क्रेडिट होने लगी दूसरे इलेक्शन जीतने के बाद, और फिर करप्शन और भी बहुत सारे एलिगेशंस लगने लगे उनकी पार्टी के लीडरों के ऊपर और उनके ऊपर स्पेसिफिक भी। तो आंग सांग सूची को मिलिट्री ने 2021 में और उनकी पार्टी को पावर से हटा दिया। लेकिन इंडिया ने उस टाइम पे मिलिट्री जुंटा को ही रिकॉग्नाइज किया और उसके साथ ही डीलिंग कंटिन्यू रखी, क्योंकि इंडिया को लग रहा था कि मिलिट्री जुंटा ही रूल करेगी म्यांमार के ऊपर जो पहले वो करती थी। लेकिन वहाँ जो लोकल एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स थे, आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस थे एथनिक, उन्होंने जितने भी बॉर्डर एरियाज है म्यांमार का बॉर्डर थाईलैंड से भी लगता है, उनका चाइना से भी लगता है, इंडिया से भी लगता है, तो उन सारे बॉर्डर एरियाज के ऊपर ये जो एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स है इन्होंने कंट्रोल कर लिया और इंसर्जेंसी स्टार्ट होगी मेजर पार्ट्स में म्यांमार के। और मिलिट्री का जो होल्ड था म्यांमारी सोसाइटी और पॉलिटिक्स पे वो कहीं ना कहीं वीक पड़ने लग गया और आंग सांग सूची को जेल में डाल दिया मिलिट्री ने। लेकिन फिर भी चीज़ें स्टेबल नहीं हो पाई और जो इंडिया के बॉर्डरिंग प्रोविंसेस है म्यांमार के, स्पेशली रखाइन स्टेट है और एक चीन स्टेट है, इनके अंदर भी अरकान आर्मी और भी बहुत सारे एथनिक आर्म्ड ग्रुपों ने कब्जा कर लिया। तो इंडिया को अपनी जो पॉलिसी है टुवर्ड्स म्यांमार वो थोड़ी चेंज करनी पड़ी और इन ग्रुप्स के साथ भी इंडिया ने नेगोशिएट करना स्टार्ट कर दिया जब ये पावर में आ गए उन प्रोविंसेस में जो बॉर्डरिंग है इंडिया के साथ में। तो अब म्यांमार में सिचुएशन ये है कि ना मिलिट्री जीत रही है ना आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन जीत रही है, क्योंकि दोनों के बीच में एक वो डेडलॉक सा हो गया। इतने साल से सिविल वॉर चली हुई है, कोई भी अपर हैंड नहीं ले पाया है सिविल वॉर में। और चाइनीज जो स्टेट है वो चाहता है कि मिलिट्री जुंटा वहाँ पावर में रहे, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा पैसा और पूरी लेजिटिमेसी उस मिलिट्री जुंटा को पावर में बनाए रखने के लिए लगा रखा है। और इंडिया के लिए म्यांमार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके लिए म्यांमार और बांग्लादेश एक वो है, क्या कहते हैं, कॉरिडोर्स है या मेन पॉइंट्स हैं जहाँ से इंडिया बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, इन फिलीपींस, इन कंट्रियों को एक्सेस करने के लिए हमारे कोई कॉरिडोर चाहिए जो बांग्लादेश और म्यांमार से ही जाएगा। तो म्यांमार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड के ऊपर। और म्यांमार के अंदर स्टेबिलिटी और प्रो इंडियन गवर्नमेंट का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो प्रो चाइनीज रहे म्यांमारी गवर्नमेंट तो इंडिया के इंटरेस्ट को हार्म करेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि इंडिया ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है म्यांमार के अंदर भी। तो
अब ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं जो अनाउंस किए हैं, क्योंकि अभी सिविल वॉर तो रुकी नहीं, सिविल वॉर चली हुई है और मोस्ट ऑफ द रिमोट एरियाज में मिलिट्री का कोई कंट्रोल भी नहीं है, तो मिलिट्री इलेक्शंस क्यों करा रही है? मिलिट्री इलेक्शंस इसलिए करा रही है कि जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी उसको तो बैन ही कर दिया है, जो मेजर पार्टी है म्यांमारी पॉलिटिक्स के अंदर, और जो मिलिट्री से अलाइंड पार्टी है वहां म्यांमार की पॉलिटिक्स में, जिसको हम बोलते हैं यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, यूएसडीपी, उसके जीतने के सबसे ज्यादा चांस है, क्योंकि वो 2015 से पहले भी वही पार्टी, जो क्योंकि वो मिलिट्री के बहुत क्लोज है, वही रूल करती थी। और अभी जिन सीट्स पे चुनाव हो रहे हैं उनमें मोस्टली सीटों के ऊपर तो यूएसडीपी के अगेंस्ट कोई कैंडिडेट ही खड़ा नहीं हुआ, तो श्योर शॉट है कि वही जीतेगी। तो आने वाला जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनेगा इन इलेक्शंस के बाद, वो यूएसडीपी का ही बनेगा। और जितनी भी पार्टी जो क्रेडिबल हैं 2020 के इलेक्शंस में जो लड़ी थी, वो मोस्टली बैंड है, इंक्लूडिंग एनएलडी जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी है, आंग सांग सूची के द्वारा लीड की हुई पार्टी भी। तो ये इलेक्शंस को बैक कर रहा है चाइना। चाइना इसलिए बैक कर रहा है कि चाइना को लग रहा है कि इससे एक तो मिलिट्री जुंटा की लेजिटिमेसी बढ़ेगी और एक पीस की टुवर्ड्स, पीस प्रोसेस की टुवर्ड्स म्यांमार बढ़ सकेगा। जबकि वेस्ट और वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूरोपियन यूनियन या फिर अमेरिका, ये बिल्कुल अपोज कर रहे हैं इस इलेक्शंस को और इसको शैम बोल रहे हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो मेजर पार्टीज है, जो मेजर पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं इस इलेक्शंस में। तो ये काहे का इलेक्शंस है? और मिलिट्री का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है अभी भी प्रेस के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो नहीं सकते म्यांमार के अंदर। तो इंडिया का स्टैंड भी यही रहना चाहिए कि हम भी इन इलेक्शंस को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करें। लेकिन इंडिया की पॉलिसी में एक दिक्कत है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा रिएक्टिव होती है, मैंने कई बार बताया, प्रोएक्टिव नहीं होती है। इंडिया होने के बाद सोचता है कि अब क्या करना है। मिलिट्री जुंटा पावर में आ गई तो मिलिट्री को मान लिया, आंग सांग सूची आ गई तो उनको मान लिया। अब मिलिट्री जुंटा रूल कर रही है, तो मिलिट्री जुंटा जब वीक होने लगी तो जो अदर एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स हैं उनके साथ भी इंडिया ने नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी। तो इंडिया बड़ा ही रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी लेके चलता है, प्रोएक्टिव लेकिन नहीं चलता है। जबकि चाइना पहले दिन से ही क्लियर है म्यांमार में कि हम मिलिट्री को प्रोप अप करेंगे किसी भी कीमत के ऊपर। तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए पैसा इस एरिया में लगा रखा है और बाकी कंट्रीज को एक्सेस करना है ईस्ट एशिया में। तो ये गेटवे है हमारे लिए म्यांमार, क्योंकि हमने कोलकाता से लेकर बैंकॉक तक एक हाईवे बनाने की सोची है, जो थाईलैंड और इंडिया वाला पार्ट जिसका पूरा हो चुका है, लेकिन म्यांमार में सिविल वॉर चली हुई जिसकी वजह से वो वाला जो स्ट्रेच है रोड का वो अभी तक बना नहीं है। उसके अलावा इंडिया ने एक कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर रखा है, जिसका मेन पर्पज़ ये है कि जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको चिकन नेक भी बोलते हैं, वहाँ से जो ट्रेड करते हैं हम म्यांमार के साथ, उसके ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाए और इंडिया के कोलकाता पोर्ट से सीधा जो उनका सितवे पोर्ट है उसके साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाए, ताकि हम इस चिकन नेक के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें ट्रेड करने के लिए म्यांमार के साथ। तो ये बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया की अटकी हुई है, क्योंकि रखाइन स्टेट और चीन स्टेट जो बॉर्डरिंग है इंडिया के साथ, उनमें आर्म्ड एथनिक ग्रुप्स का कब्जा हो गया और मिलिट्री का वहाँ अब कोई से है नहीं। तो इसलिए इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है म्यांमार में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और साथ में जब से ये आर्म्ड एथनिक ग्रुप्स ने कंट्रोल किया है इंडियन बॉर्डर्स वाली प्रोविंसेस को, उसके बाद इंडिया ने वहाँ पर बॉर्डर फेंसिंग स्टार्ट कर दिया, ये चीज़ कर दी। इससे अच्छा नहीं होगा कि इंडिया की एक्टिव पॉलिसी है ओपन बॉर्डर्स की, और साथ में हमारे को ईस्ट के साथ ट्रेड्स और गुड्स का फ्लो इंक्रीज करना है, सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज करना है, इन्फॉर्मेशन का फ्लो इंक्रीज करना है। तो हम ये बाउंड्री और बैरियर लगा के वो कहीं ना कहीं एक्टिव पॉलिसी के अगेंस्ट जा रही है हमारी, जो अभी रिसेंट ईयर में पॉलिसी है मोदी गवर्नमेंट की। तो ये एक्टिव पॉलिसी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इससे बेटर ये है कि इंडिया को सारे पार्टीज के साथ मिलकर एक क्रेडिबल पीस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए म्यांमार में, और बाकी प्लेयर्स के ऊपर भी प्रेशराइज करना चाहिए कि म्यांमार में पीस और शांति हो, क्योंकि अगर शांति नहीं होगी तो इंडिया के जितने भी इंटरेस्ट हैं ईस्ट एशिया में वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे जब तक म्यांमार और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज में शांति ना हो। तो ये जो आने वाले मंथ में जो इलेक्शंस होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इंडिया के लिए और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। हमने ये भी देखा है कि मणिपुर में कैसे 2-3 साल तक वायलेंस हुआ और मोदी गवर्नमेंट बिल्कुल चुप रही, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी शेम की बात है, क्योंकि हमारे ही लोग वहाँ मर रहे थे, 2 ट्राइब्स आपस में लड़ रही थी और गवर्नमेंट बैठ के देख रही है। इससे ज़्यादा और शेम की बात क्या होगी कंट्री के लिए? तो कंट्री अगर जब अपने बॉर्डर्स को सिक्योर नहीं कर पा रही तो बाहर वालों जाके क्या हम सोचेंगे म्यांमार और बांग्लादेश में कर लेंगे? पहले अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना होगा हमें। हमारी कंट्री में चाहे कश्मीर में प्रॉब्लम हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, उनको हमें सोल्व करना पड़ेगा, बैठ के नेगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे लोग हैं, उनके अगेंस्ट हम मिलिट्री नहीं भेज सकते। हमारे को उनके साथ पीस नेगोशिएशन के थ्रू ही गैदर करनी पड़ेगी, और वो बड़े ही लॉयल लोग हैं इंडिया के लिए। नॉर्थ ईस्टर्न पीपल हमेशा अपनी जान देते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना वो हमारी टेरिटरी है, वो हमारी ड्यूटी बनती है। और जैसे सेंटीमेंट बन रहे हैं बांग्लादेश में
इस्लामिक सेंटीमेंट, प्रो इस्लामिस्ट, एंटी इंडियन, साथ में टर्की और पाकिस्तान के साथ जो उसकी क्लोजनेस बढ़ रही है, या फिर म्यांमार के अंदर जो चाइना और यूएस जैसी कंट्रियों का दखल बढ़ रहा है। क्योंकि अभी जब से ट्रम्प साहब आए उन्होंने सेक्शंस भी हटा दिए मिलिट्री जुंटा के ऊपर। पहले सेक्शंस लगा रखे थे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, अब हटा दिए। तो अमेरिका की पॉलिसी तो वैसे ही क्लियर नहीं है और अमेरिका को कुछ लेना देना ज़्यादा है नहीं। अमेरिका के लिए बस एक न्यूसेंस है म्यांमार, उनके अकॉर्डिंग म्यांमार को यूज़ किया जा सकता है चाइना को काउंटर करने के लिए, इसलिए वो थोड़ा बहुत ध्यान देते रहते हैं। म्यांमार उनकी फॉरेन पॉलिसी में कोई मेन प्लेयर है नहीं। म्यांमार तो म्यांमार उनकी प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं है, इंडिया की है। इंडिया के लिए बांग्लादेश और म्यांमार दोनों प्रायोरिटी हैं और हम बिल्कुल भी यहाँ पर टर्की, चाइना जैसे कंट्रियों की इन्फ्लुएंस को बढ़ने नहीं दे सकते हैं। और इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी अब रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनानी पड़ेगी इन एरियाज़ में, वरना वो दिन दूर नहीं है जब हमारे लिए बांग्लादेश में कोई स्पेस नहीं बचेगा और म्यांमार की सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी होगी कि वो पूरा चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। और ये चीज़ हम तभी रोक सकते हैं जब हम हमारे नॉर्थ ईस्ट में स्टेबिलिटी क्रिएट करें और मणिपुर जैसे डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करें, बॉर्डर के ऊपर पेट्रोलिंग को इंक्रीज करें, साथ में जो क्रॉस बॉर्डर जो भी जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं इंडिया के अगेंस्ट जो काम करते हैं उनको ढूंढ ढूंढ के मारे, ताकि हमारी कंट्री के अंदर पीस एंड स्टेबिलिटी क्रिएट की जा सके। और एक प्रेशर बनाए दोनों कंट्रीज़ के, जो अभी मिलिट्री जुंटा हो या मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश में, कि आप क्रेडिबल और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराओ इंटरनेशनल वॉच डॉग्स के इंस्पेक्शन के अंडर, ओवरसाइट के अंडर, ताकि उनको हम इलेक्शंस को हम भी क्रेडिबल मान के एक्सेप्ट कर सकें और दोनों कंट्रियों को एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ा सके। यही हमारा पर्पज़ होना चाहिए म्यांमार और बांग्लादेश के अंदर। थैंक यू।